9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्कॉलर हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत ही बारीक काम करते हैं। आमतौर पे इन सब कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमें बैठना पड़ता है, हमारा सिटिंग पोस्चर बिगड़ जाता है और इसकी वजह से सर्वाइकल पेन की कंडीशंस बहुत ही कॉमनली नज़र आती हैं। हमारा आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चीज़ को कवर करने के लिए है कि हम अपने रहन सहन में, अपने लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करें, किस तरह के चेंजेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे कि हमारा सर्वाइकल पेन अवॉइड हो सकता है, बच सकता है, ठीक हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सर्वाइकल पेन के बारे में। आइए। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा, होम्यो हीलर्स रिफ्रेश लाइफ स्टे हेल्दी से आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ। आज का हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेशन है स्पेशली सर्वाइकल पेन्स को लेकर के। और इस पेन कंडीशंस में हम देखते हैं कि आमतौर पे हमारे नेक एरिया के अंदर स्टिफनेस आती है, अकड़न आती है, सूजन भी आ जाती है, पेन भी रहेगा और कई बार मूवमेंट करने के साथ हमें चक्कर वगैरह भी आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इसकी सर्वाइकल पेन की कंडीशंस की वजह क्या हो सकती है। तो आमतौर पे हम देखते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कंडीशन या सर्वाइकल जो हमारी बोन्स रहती हैं, अगर हम बात करें हमारी स्पाइन की, तो हमारी स्पाइन की जो संरचना है, जो फॉर्मेशन है, उसके अंदर ऊपर की जो 7 बोन्स हैं, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद ऊपर की पहली 7 बोन्स, वो मिलकर के हमारी सर्वाइकल बोन्स को फॉर्म करती हैं। और इन्हीं कंडीशंस में जहाँ पे हम देखते हैं कि इन 7 बोन्स के ऊपर या इनके बीच में मौजूद डिस्क के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, वहाँ पे हम सर्वाइकल पेन को कॉमनली बढ़ते हुए, बनते हुए या बिगड़ते हुए देखते हैं। तो इसी चीज़ को हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सर्वाइकल बोन के अंदर, हमारे सर्वाइकल के अंदर 7 बोन्स का एक ग्रुप रहता है और उनके बीच में डिस्क रहती है। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है ये हमारे सर्वाइकल सिस्टम को फॉर्म करता है, स्पाइन के हिस्से का। इस सर्वाइकल सिस्टम के अंदर हम देखें तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डेवलप हो रहा है या ऑस्टियोआर्थ्रोसिस डेवलप हो रहा है, यानी कि बोन्स के अंदर, हड्डियों के अंदर किसी भी तरह का बदलाव आना शुरू हो गया है, जो बदलाव वहाँ मौजूद हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल रहा है, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्म कर रहा है, मतलब उनकी शेप में बदलाव आना शुरू हो गया कैल्शियम के निकलने की वजह से, या फिर वहाँ पे मौजूद जो डिस्क है, उन डिस्क का जो प्लेसमेंट है उसमें कोई बदलाव आना शुरू हुआ है, बल्ज आउट कर गया है डिस्क वहाँ से, या वहाँ पे कोई लिगामेंट में कोई बदलाव आना शुरू हो गया है, तो वहाँ से जो नर्व्स निकल रही हैं, जो वहाँ से नर्व सप्लाईज निकल रही हैं, जो हमारे पूरे सिस्टम को, यानी कि नेक को, आर्म्स को, बाजुओं को, शोल्डर को और अपर एरिया को जो सप्लाई कर रही है, यानी कि जो सर्वाइकल के एरियाज हैं जहाँ पे वो सप्लाई कर रही है, उन एरियाज पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा अगर इनमें से किसी भी कंडीशन की डेवलपमेंट होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर सर्वाइकल पेन डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे कंडीशन जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से है, और जैसे ही कंडीशन डेवलप होगी ये वहाँ मौजूद आपकी नर्व्स जो कि सप्लाई कर रही हैं आपके हेड, नेक और आर्म्स तक और चेस्ट के ऊपरी पार्ट में, वहाँ पे इनकी सप्लाई पे असर आना शुरू होगा। और जैसे ही असर आना शुरू होगा हम पेन फॉर्म को, नमनेस को, स्टिफनेस को, अकड़न को, चक्कर को, वॉमिटिंग सेंसेशन, इस तरह के सिम्टम्स हम देखना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे सर्वाइकल पेन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जिनको हमें ध्यान रख के ही आगे चलना चाहिए। यानी कि जब हम ट्रीटमेंट के लिए फॉलो करते हैं तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कॉजेटिव एजेंट किस तरह से है, कितना डेप्थ में है, यानी कि कितना इम्पैक्ट उसका हमारी बोन्स पे आ चुका है और हमें किस तरह से उसको इम्प्रूव करना है। जैसा मैंने आपको कहा कि जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या जहाँ सिटिंग वर्क कर रहे हैं, झुकने वाला काम कर रहे हैं, स्कॉलर्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, जो स्टडी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर जो लोग बहुत महीन काम करते हैं, कोई बारीक कारीगरी वाला काम कर रहे हैं, उन लोगों को इस तरह की दिक्कतें बहुत जल्दी आती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका मैक्सिमम टाइम जो पोस्चर होता है, जो बैठने का तरीका होता है, उसमें डायरेक्टली हमारे इस नेक के हिस्से में प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, और वो गलत पोस्चर में बैठने की वजह से लंबे टाइम तक ये दिक्कतें डेवलप होना शुरू होती हैं। इसके अलावा एज फैक्टर भी कई बार इम्पैक्ट करता है। ऑब्वियसली जब आपके एज बढ़ना शुरू होगा तो बोन्स पे इम्पैक्ट आएगा। कॉमनली हम जो सिम्टम्स इस कंडीशन में देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे स्टिफनेस, अकड़न आना शुरू हो जाती है, अकड़ाव आएगा, दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा, कुछ लोगों को जलन भी महसूस होना शुरू होती है नेक के एरिया में या फिर बाजुओं में, कुछ लोगों को जो है काफ़ी तेज़ शूटिंग पेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को प्रेशर से थोड़ा सा चिलमिलाहट या टिंगलिंग सेंसेशन भी रहती है। तो ये सिम्टम्स हैं जो हम देखते हैं।
चक्कर, कई केसेस में जब कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वहाँ चक्कर भी आते हैं। तो ये इसलिए हम कॉमन देखते हैं क्योंकि जहाँ पे लोग सिटिंग काम कर रहे हैं और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अपना एक सिस्टम बैठने का मेंटेन नहीं रख रहे हैं, इम्प्रॉपरली बैठ रहे हैं, या फिर जो उनका चेयर है या जो उनका सपोर्टिंग सिस्टम है वो प्रॉपरली नहीं है, तो वहाँ पे ये इस तरह के सिम्टम्स बहुत कॉमनली बहुत जल्दी डेवलप होने लग पड़ते हैं और इन लॉन्ग रन ये और ज़्यादा ख़राब होते जाते हैं। तो इसको प्रॉपरली इरेडिकेट करना, कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्या क्या सिम्टम हम कॉमनली देख रहे हैं सर्वाइकल सिम्टम्स के अंदर, सर्वाइकल पेन्स के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, नेक में पेन, स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रेन पड़ने पे नेक में जो है हमारा चक्कर भी आ सकता है, डिजीनेस भी रह सकती है, हेडेक भी आ सकता है हमें साथ में, प्लस एज फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें इम्पैक्ट करता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मसल्स में जो हमारा खिंचाव है, स्पाज्म जो डेवलप होता है लंबे स्ट्रेन की वजह से, तो वो भी हमें इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा नेक में हमें जब हम रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस टाइम पे गर्दन के अंदर कड़कड़ या क्लिकिंग की आवाज़ या पॉपिंग साउंड्स हमें सुनाई देना शुरू हो जाती है नेक मूवमेंट के वक्त, गर्दन के घुमाने के वक्त। तो ये भी जो है हमारे सर्वाइकल सिम्टम्स को ही एग्रेवेट करता है, बढ़ाता है। तो ये कुछ कॉमनली सिम्टम्स हैं जो हम आमतौर पे देखते हैं सर्वाइकल पेन कंडीशंस के अंदर, और इसको अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रीट भी। बहुत ज़्यादा काम कर लेने के बाद, बहुत एक्सर्शन कर लेने के बाद ये कंडीशंस बढ़ जाती हैं। कई बार हम देखते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी अगर हैं तो वहाँ पे भी अगर स्ट्रेन सडनली पड़ गया, मसल के ऊपर स्पाज्म आ गया है, तो वहाँ पे भी सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो यूजुअली इन कंडीशंस के अंदर शॉर्ट टाइम में, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा आप काम कर चुके हैं उसके बाद, या फिर बहुत ज़्यादा आप इंटेंस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उसके बाद भी हम, या आपने बहुत हैवी वेट उठाया तो उसके बाद भी इस तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में 3 महीने से अधिक हो गया है, मतलब इनको डेवलप हुए 3 मंथ से ऊपर हो चुका है, तो उस केस में हम इसको क्रॉनिक कहेंगे। तो ये एक्यूट स्टेज में नहीं रहा, भी क्रॉनिक चला गया है, तो वहाँ पे आपको जो है ये चीज़ समझनी चाहिए कि अब आपको इसको लग के मेडिसिन खाना है, अदरवाइज ये चीज़ ठीक नहीं होगी। तो जो हमारे बेटरमेंट है, जो हमारे मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनको तो हमने फॉलो करना ही करना है। लेकिन अगर आपकी कंडीशन पुरानी हो चुकी है, क्रॉनिक स्टेज में एंटर कर चुकी है, तो वहाँ मेडिसिन प्रॉपर ढंग से लेना बेहद ज़रूरी है, एवेल्युएट करना बेहद ज़रूरी है। सिम्टम्स डेवलप होने के बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहती है वो होता है डायग्नोसिस को कंफर्म करना कि हमारी कंडीशन किस लेवल पे है और उसका कितना इम्पैक्ट आ रहा है। उसके लिए बेसिक टेस्ट जो आपका रिक्वायर्ड रहता है वो एक एक्सरे से हमें काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है। तो एक्सरे स्कैन अगर आपके सर्वाइकल रीजन का हम करवाते हैं तो उसमें एक पिक्चर जो हमें मिलती है वो काफ़ी हद तक आपकी सर्वाइकल को, स्टेज को हमें शो ऑफ कर देता है। बट कई बार हमें एक्सरे से क्लैरिफिकेशन नहीं होता है, तो वहाँ पे सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैनिंग की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये तो दिखाएगा कि आपके नेक के अंदर जो आपका सर्वाइकल पोर्शन है उसके अंदर किस तरह के बदलाव नज़र आ रहे हैं या उनकी इंटेंसिटी कितनी हो चुकी है। एडिशनली कई बार जो है हमें ज़रूरत पड़ती है उसमें कि आपके ब्लड टेस्ट के थ्रू भी बॉडी में मौजूद कैल्शियम, बॉडी में मौजूद विटामिन डी का लेवल ये जानना ज़रूरी है। और अगर पेन बहुत फ्रिक्वेंटली बार बार रह रहा है तो वहाँ पे सी रिएक्टिव प्रोटीन्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना या ईएसआर लेवल जानना भी ज़रूरी हो जाता है, ताकि पता रहे कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेटरी स्टेज का इम्पैक्ट किस तरह से है, किस तरह से सूजन मौजूद है, किस तरह इम्पैक्ट जो है वो आपकी पेन पे कर सकता है। तो इंटेंसिटी का लेवल क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, उसको फर्दर और इवेल्यूएशन के लिए आपके कुछ ब्लड टेस्ट और डेफिनेटली स्कैनिंग ज़रूरत रहती है, जो कि हमें आपकी कंडीशन की स्टेज को क्लैरिफाई करने में, समझने में मदद करते हैं। सर्वाइकल कंडीशन के अंदर क्या चीज़ें खाने में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें कैल्शियम चाहिए बॉडी के अंदर, हमें विटामिन डी चाहिए बॉडी के अंदर, हमें ओमेगा की मात्रा बॉडी में अच्छी मात्रा में चाहिए, हमें नर्व्स को इम्प्रूव करना है, हमें बोन्स को इम्प्रूव करना है, हमें कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स को इम्प्रूव करना है, हमें जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको बेहतर करना है। तो उसके लिए हमें जितनी भी डाइट है वो न्यूट्रिशियस फॉर्म में इन सब चीज़ों के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए, जो आपकी बॉडी में इंटेंस अमाउंट में, खूब सारी क्वांटिटी के अंदर इस चीज़ को रॉ फॉर्म में बॉडी में प्रोवाइड करे, ताकि बॉडी इसको यूज़ कर सके। इसके लिए आप फिश ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के आपके ऑयल वाले सीड्स आते हैं, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उससे काफ़ी अच्छे अमाउंट में बॉडी में ओमेगा 3 का जो कंटेंट है वो अवेलेबल हो जाता है, जो हेल्प करता है काफ़ी हद तक आपकी मसल्स, नर्व, कार्टिलेजेस को इंप्रूव करने में। अगर नरिशमेंट बहुत अच्छा वर्क करता है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट ओमेगा 3 का एक अच्छा एक्शन देखा गया है। तो इन्फ्लेमेशन मतलब जो हमारे जॉइंट के अंदर, मसल्स के अंदर, नर्व्स के आसपास जो स्वेलिंग, पेन, खिंचाव, बर्निंग, रेडनेस डेवलप होती है, उस कंडीशन को ये रिमूव करने में, रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करता है। तो ओमेगा के जो सोर्सेज हैं, ओमेगा 3 बेसिकली, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। साथ ही डाइट के अंदर एप्पल, जिंजर, गार्लिक,
टर्मरिक जो हल्दी है, इन सब चीज़ों को आप ऐड कीजिए। ये इन्फ्लेमेशन कंडीशंस में काफ़ी हेल्प करती है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। ये बोन पेन में आपको काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट लाने में हेल्प करेंगी। तो एप्पल भी हो गया, जिंजर भी हो गया, गार्लिक भी हो गया, टर्मरिक भी हो गया, इनको इंक्लूड कीजिए। फ्रेश फ्रूट जूसेस, मैं स्ट्रिक्टली बाबा बोलता हूँ अपने सभी पेशेंट्स को कि जूसेस लीजिए, लेकिन फ्रेश जूस लीजिए, डे टाइम में रखिए, शाम के बाद मत लीजिए। और जो जूस ले रहे हैं अपने सामने निकलवाइए, थोड़ा सा जो है मोटा छना हुआ विद फाइबर होना चाहिए, वो बारीक छना हुआ ना यूज़ करें तो काफ़ी बेटर रहेगा। या फिर साथ में आप वेजिटेबल सूप भी ले सकते हैं। वेजिटेबल सूप भी स्ट्रिक्टली पैक्ड सूप्स के लिए मैं मना करूँगा। फ्रेश वेजिटेबल्स उसमें चाहे आप जितनी भी आपकी अवेलेबल जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करके आप फ्रेश सूप्स बना के लीजिए। विद फाइबर जाएगा, वो बॉडी के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा। तो न्यूट्रिशन भी रहेगा, फाइबर भी रहेगा। तो फ्रेश सूप और फ्रेश जूसेस को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड रखिए। अवॉइड करना है हमने रेड मीट को, मटन को हमने अवॉइड करना है। ये आपकी कंडीशन में एसिड को इंक्रीज़ करेगा, पेट में हैवीनेस, मसल्स में, जॉइंट्स में पेन को इंक्रीज़ करने में काम करता है। तो रेड मीट अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आलू मत खाइए, मैं कल मना करूँगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा जो है आपका डाइजेशन पे इफेक्ट आएगा, जो कि आपके जॉइंट के लिए ख़राब है। तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा हो गई तो उसको भी अवॉइड कीजिए। कभी थोड़ा बहुत क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन एक्सेस अमाउंट में ना ही कॉफ़ी लीजिए, ना ही पोटैटोज़, आलू मत लीजिए ज़्यादा। रेड मीट स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। पैक्ड प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, हमारे पैक्ड प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स जो होते हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। चाहे मेयोनीज़ हो गई आपकी, चाहे आपके फ्रोज़न फूड्स हो गए, चाहे आपके पैक्ड जूसेस हो गए, चाहे आपके पैक्ड नूडल्स हो गए, तो स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एडिशनली जैसे आपके जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जिनमें आपका जो है अजीनोमोटो यूज़ हो रहा है, जिनमें आपका जो है सोया सॉस वगैरह वगैरह यूज़ हो रही हैं, इन सब चीज़ों को भी अवॉइड कीजिए। बिकॉज ये आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्पैक्ट करते हैं। इससे आपकी रिकवरी रेट स्लो डाउन हो जाती है और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा। जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगा तो पेन आपका जल्दी नहीं जाएगा, आपके लिए ट्रबल ज़्यादा बढ़ेगा उस केस में। तो इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए डाइट। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे कि हमें अपने लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलावों को लाना चाहिए। डाइट हो गई, हमें सिम्टम्स हमें पता लग गए, कॉजेज़ हमें पता लग गए, पर हमें लाइफस्टाइल में क्या करना है, किस तरह का बदलाव लेके आना है। इससे जुड़े हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। एक्सरसाइज मतलब जो आपका ये सर्वाइकल रीजन है, इसको हमें डी स्ट्रेस करना है, इसको लाइटन अप करना है, इसकी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करनी है। उसमें आप शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेस जो हैं वो आप ज़रूर कीजिए। हैंड्स को अपने स्ट्रेट रखिए और उसको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। शोल्डर पे हैंड रखिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिस टाइम पेन बढ़ा हुआ है, चक्कर आ रहे हैं, स्टिफनेस है, आपको नेक मूवमेंट में दिक्कत आ रही है, उस टाइम पे नेक रोटेशन वाली एक्सरसाइजेज चाहे क्लॉकवाइज, चाहे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे लेफ्ट राइट, नहीं कीजिए, अवॉइड कीजिए। जब आप बेटर फील कर रहे हैं, जब आपका कंडीशन स्टेबल हो गया है, उस टाइम पे एक्सरसाइज कीजिए, ये वाली आपको हेल्प मिलेगी। पर जिस टाइम आपको कंडीशन थोड़ा सा वर्स हो रखा है, पेन अकड़ाव इस हिस्से में ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चक्कर आ रहे हैं, उस टाइम थोड़ा टाइम के लिए इसको अवॉइड कीजिए। एडिशनली जिस टाइम हमारी दिक्कत बढ़ी हुई है, उस टाइम पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 20 मिनट्स का जो है एक स्पैन रखिए, जिसमें आप सिकाई करेंगे। सिकाई में ठंडा और गर्म आइस पैक भी रखिए साथ में, और हॉट बैग भी रखिए। टेम्परेचर उतना जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उसको अप्लाई कीजिए। बारी बारी से दोनों को अप्लाई करना है, 30 सेकेंड एंड कीप ऑन चेंजिंग। लगभग 20 मिनट का आपका एक स्पैन रहेगा, 20 मिनट का आपका एक चेन रहेगा, इसमें आप दोनों को बारी बारी से यूज़ करेंगे। इससे आपकी जॉइंट पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा और मसल्स और नर्व्स और लिगामेंट्स पे भी अच्छा इफेक्ट आएगा। दोनों एक साथ सेक मिलेगा दोनों को, तो हमारा पेन भी जल्दी बेटर होगा, मसल्स जल्दी इंप्रूव करेंगी, स्वेलिंग जल्दी कम होगी और स्टिफनेस भी जल्दी कम हो जाएगी। एक्सरसाइजेज और सिकाई के अलावा ये ज़रूरी है कि हम अपना अच्छा बेटर पोस्चर ज़रूर मेंटेन रखें। स्ट्रेट बैठने की कोशिश करें, झुक के ज़्यादा ना बैठें, अवॉइड करें। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखेंगे अपना, तो आपका जो स्पाइन का हिस्सा है, जो हमारे सर्वाइकल स्पाइन का हिस्सा है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप सर्वाइकल कॉलर भी यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, वो काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो पोस्चर मेंटेन रखना बेहद ज़रूरी है। हम मसाज भी ले सकते हैं हल्के हाथ से, माइल्ड्रेक्स फॉर्म में, बिल्कुल हल्के हाथ से आप मसाज लेंगे, और वो भी बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं लेनी है, कम टाइम के लिए लेनी है। फिजियोथेरेपी भी इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है एक्यूट स्टेज में, जहाँ पे आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, दर्द, पेन, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, सूजन आ रखी है,
तो वहाँ पे हमें फिजियोथेरेपी भी काफ़ी हद तक हेल्प करती है। ये इंस्टेंटली उस एरिया के स्ट्रेन को, जो खिंचाव है, जो अकड़न है, उसको रिलीव करने में हेल्प कर रही है। बट यस, इन अ लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें तो हमें एक प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने की हैबिट डालनी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। अदरवाइज ये कंडीशन बार बार रिलैप्स करेगी। बार बार आपकी, अगर आप प्रॉपर ढंग से नहीं बैठ रहे हैं तो बार बार आपको जो है ये दिक्कत आपकी वर्क एक्टिविटी में कमी की वजह से, जो आपका जो प्रॉपर पोस्चर ना मेंटेन होने की वजह से, ये बार बार आपको अटैक करेगा ही करेगा। तो ये ज़रूरी है कि हम अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल और बेहतर करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि हमें ये दिक्कत बार बार री अटैक बॉडी में ना करे। इंटेंस कंडीशन में डेफिनेटली हम मसाज भी करेंगे, हम उस टाइम पे सिकाई भी करेंगे, हम उस टाइम पे जो है अपना फिजियोथेरेपी भी जाएंगे। बट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही इन चीज़ों को रिकमेंड किया जाता है कि कितनी इंटेंसिटी है और उस हिसाब से कितना कुछ आप इसमें से फॉलो कर सकते हैं। बट यस, रेगुलर बेसिस पे अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पोस्चर अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको ये दिक्कत कम से कम रहेगी, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपके बहुत लंबे आवर्स हैं बैठ के काम करने के, सिटिंग आवर्स बहुत लंबे हैं, तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि थोड़े थोड़े गैप के लिए जो है बीच में एक शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूर लीजिए, ताकि आपका पोस्चर जो है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो स्टिफनेस है, वो रिमूव हो सके, सो डैट लॉन्ग टर्म में आपका इफेक्ट बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वे में रहेगा। तो अगर आप लगातार बैठ के बहुत देर, घंटों तक काम करते हैं, तो बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए, एक राउंड लेके आइए, जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या एक अपने फ्लोर पे एक वॉक कर लिया आपने, सो डैट आपकी बॉडी का जो ये हिस्सा है उसको जो है स्टिफनेस डेवलप नहीं होगी, थोड़ा पोस्चर चेंज हो जाएगा, तो वो पोस्चर मेंटेनेंस में आपको हेल्प करेगा। तो लगातार एक जगह बैठे मत रहिए, बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स ज़रूर लीजिए, काफ़ी हेल्प मिलती है, और ये अपना एक रेगुलर रूटीन का पार्ट रखिए। अगर आपका सिस्टम के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर बहुत ज़्यादा देर का काम है, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा उसका जो लेवल है मॉनिटर का, वो अपने लेवल के बराबर रखिए, मतलब अपने आइज़ की लेवल पे रखिए, ज़्यादा नीचे की तरफ मत रखिए, ताकि आपको उस पर ऑपरेट करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको जो है झुकना ना पड़े ज़्यादा। तो अगर आपका वो लेवल जो है थोड़ा सा हायर रहेगा, आपके आई के कॉन्टैक्ट के लेवल पे रहेगा, लेवलाइज्ड रहेगा, तो उस केस में आपके चांसेस झुकने के कम हो जाएंगे। जब कम झुकेंगे तो ये जो हिस्सा है आपका, उस पर स्ट्रेन कम पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपने जब जहाँ पे भी आप वर्क एरिया जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश कीजिए थोड़ा सा अपना लेवल जो है आपके सिस्टम का, उसको थोड़ा हायर साइड पे रखिए, आई लेवल के कॉन्टैक्ट के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट सेट कीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम देखते हैं कई लोगों को हैबिट है फ़ोन पे बात करते हुए फ़ोन को कान और शोल्डर के बीच में दबा के बात करने की। यानी कि जब आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आप साइमल्टेनियसली चाहे घर का काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लोगों को आदत होती है अपने कान और शोल्डर के बीच में फ़ोन को दबा करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एक बेहद गलत हैबिट है। इसकी वजह से आपकी मसल्स, नर्व्स और जो बोन है उस पर डायरेक्टली बैड इम्पैक्ट आता है, स्ट्रेन पड़ता है, और वो आपके पेन को, सर्वाइकल को इंटेंसली इम्पैक्ट करता है, तो डैमेज भी क्रिएट करेगा और पेन को भी बढ़ाएगा। ये हैबिट स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। बिल्कुल भी जो है अपने फ़ोन को कान के और शोल्डर के बीच में फंसा के टक करके जो है नहीं बात करनी है, इससे आपकी कंडीशन को वर्स होता है, ख़राब होता है। शोल्डर के ऊपर, कंधों के ऊपर हैवी बैग या पर्सेस लटकाने के लिए मैं स्ट्रिक्टली मना करूँगा। डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, वो आपके सर्वाइकल नर्व्स जो हैं उनको पेन क्रिएट करना शुरू करेगा, सर्वाइकल मसल्स में स्वेलिंग पैदा करना शुरू करेगा। तो हैवी बैग्स को या हैवी आपके पर्स को जो है आप मत रखिए अपने शोल्डर्स के ऊपर, अवॉइड कीजिए। लाइट वेट चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कीजिए। हैवी वेट अगर आप यूज़ करेंगे, अपने शोल्डर्स के ऊपर हैवी वजन डालेंगे, तो उसकी वजह से भी आपका पेन बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसके अलावा साथ साथ मैं कहूँगा कि आपको अल्कोहल अवॉइड ज़रूर करना है, स्मोकिंग अवॉइड ज़रूर करना है, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डायरेक्टली काफ़ी अमाउंट में जो है टॉक्सिन्स को ऐड करती हैं, जो आपके डाइजेशन के साथ साथ मसल्स को भी और नर्व्स को भी डैमेज क्रिएट करता है, डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, और आपके रिस्पॉन्सिव सिस्टम को, जो आपका बॉडी का रिस्पॉन्स सिस्टम है टुवर्ड्स डिजीजेस, उसको वीक कर देता है। तो यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी ये वीक कर देता है। तो इसको अवॉइड ज़रूर कीजिए। जैसे मैंने आपको बताई, कुछ एक्सरसाइजेज भी आप कर सकते हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। माइल्ड एक्सरसाइज हमें बताई। एडिशनली हम इन एक्सरसाइज के अलावा योगा भी कर सकते हैं, और योगा की जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज रहती हैं वो भी आपको काफ़ी हेल्प करती हैं। तो प्रेफरेबली हमें माइल्ड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज चाहे आप योगा के फॉर्म में कीजिए, चाहे आप नॉर्मली वैसे भी कीजिए। तो एक्सरसाइज करना एक बेहद इंपॉर्टेंट हमारा सिस्टम है जिसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर करे। लास्टली हम बात करते हैं नींद की। नींद अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है
सर्वाइकल पेन के अंदर भी, क्योंकि हम आमतौर पे देखते हैं कि लोग जब सो रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनका जो सोने का पोस्चर रहता है वो लगातार बदलता रहता है, या वो बहुत ही गलत ढंग से सोते हैं, जिससे उनकी सर्वाइकल बोन्स के ऊपर एक्सेस में प्रेशर पड़ता है और वो पेन क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सो रहे हैं तो आपका जो हेड है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस आप फ्लैट सरफेस पे सो रहे हैं तो हेड बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए। अगर हेड बहुत ज़्यादा ऊंचा है तो डायरेक्टली इन जो आपकी वर्टिब्राज हैं उस पर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, पेन क्रिएट होगा, स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी। तो बहुत मोटा तकिया मत लीजिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड। तो बहुत मोटा तकिया मत लीजिए, स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। सेकेंड थिंग इज, जो बेड आपका होना चाहिए वो फ्लैट सरफेस बेड होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, एंड सॉफ्ट नहीं, हार्ड बेड चाहिए, सो दैट बॉडी का एक बैलेंस मेंटेन रहे। तो हार्ड बेड पे सोइए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, हार्ड बेड पे, फ्लैट सरफेस पे, कम ऊंचाई वाला तकिया। ना तकिया लें तो बहुत अच्छा है। अगर आपको तकिए के बिना नींद नहीं आती है तो सर्वाइकल पिलोज भी अवेलेबल है मार्केट में, आप उनको ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो घर पे ही अपना टॉवल हो गया या आपका कोई भी बेडशीट हो गया, उसको रोल करके आप नेक के रीजन के नीचे रख करके, प्लेस करके उसको रोल कर लीजिए और नेक के रीजन के नीचे प्लेस करके आप सो सकते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर देगा। तो आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप सो रहे हैं तो उस टाइम पे अपने घुटने के नीचे के हिस्से में, मतलब घुटने के नीचे जो है, अगर आप पिलो रख देते हैं थोड़ा सा, उससे भी सपोर्ट एक अच्छा मेंटेन रहता है, सर्कुलेशन बेटर मेंटेन रहता है, तो नेक पे स्ट्रेन नहीं पड़ता है। तो हमें हेड को बहुत हाई नहीं रखना है। माइल्ड रिक्लाइनिंग कंडीशन में घुटने के नीचे हमने अपना जो है पिलो प्लेस कर दिया, और अपना जो हमारा सरफेस है बेड का वो हार्ड रहना चाहिए। फ्लैट हार्ड सरफेस पे सोना ज़रूरी है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए। ये आपको रेगुलर वे में इसको आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फ्राइड फूड, लेट नाइट फूड स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए। फ्रेश फूड खाइए, बासी खाना या पुराना खाना बिल्कुल मत खाइए। डीप फ्राइड फूड्स हो गए, आपको ये चीज़ें अवॉइड करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करेंगे तो हमारी डाइजेशन सिस्टम पे बहुत बुरा असर पड़ता है, जिससे कि आपके जॉइंट्स पेन्स बढ़ते हैं। तो डेफिनेटली पुराना खाना नहीं खाना, बासी खाना नहीं खाना। जो चीज़ें पकने में ज़्यादा टाइम लगा रही हैं वो डाइजेशन में उतना ज़्यादा टाइम लगाएंगी, तो उन चीज़ों को खाने में अवॉइड कीजिए। जैसे राजमा है, कड़ी है, आपके सफ़ेद चने हैं, माँ की दाल है, आपकी जो काली वाली लंगर की दाल होती है, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। और स्पेशली रात के वक्त इन चीज़ों को मत खाइए। ये आपकी बॉडी के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, आपकी बोन पेन के लिए, आपके सर्वाइकल पेन के लिए, आपकी स्वेलिंग और स्टिफनेस के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको ये बढ़ा देंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक ज़रूर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।